हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिफरेंसेस देखेंगे एक पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी वाले लोगों के बीच में। इसके लिए मैंने दो बुक्स को स्टडी किया है, रिच डैड पुअर डैड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। दोस्तों, रिच मेंटालिटी वाले लोग पहले अपने लिए एसेट बनाते हैं जो हर महीने उनको पैसे ला कर दे, और उसके बाद उस पैसे से वो अपने कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। और पुअर मेंटालिटी वाले लोग सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखावे के लिए, और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कॉलेज टाइम में मैं एक कॉलोनी में किराए पर रहता था। वहाँ पर जितने भी घर थे वो बहुत बड़े बड़े और आलीशान थे, पर उन घरों में एक छोटा सा अनकम्प्लीट घर भी था जो एक बिजनेसमैन का था, और बाकी के सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील लोगों के थे। जिस घर में मैं रहता था वहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। जब मैं पहली बार उनके घर गया था तो मुझे लगा कि ये बहुत रिच हैं, क्योंकि इनका घर का इंटीरियर, महंगी गाड़ियाँ, महंगा फर्नीचर, सब कुछ टॉप क्लास था। मैं फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया था कि उन हस्बैंड वाइफ में बहुत बहस होती थी पैसों को लेकर। कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा उनके लिए टेंशन क्रिएट कर देता था। एक दिन मैं डॉक्टर साहब के साथ बालकोनी में बैठा था। मैंने उनसे पूछा कि इतने बड़े बड़े घरों के बीच ये छोटा सा घर किसका है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये कहने को तो बिजनेसमैन है पर है बहुत कंजूस। देखो, कार भी नॉर्मल सी रखी है और एक ही फ्लोर बनाया हुआ है। इनकी वजह से हमारी कॉलोनी भी अच्छी नहीं लगती। ये पैसों को तो कहीं खर्चते ही नहीं। उन हस्बैंड वाइफ के हर रोज़ के झगड़ों से परेशान होकर मैंने रूम कहीं और शिफ्ट कर लिया था। फिर एक दिन डॉक्टर साहब की कॉल आई कि हमारे यहाँ पे रूम वैकेंट है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ पे रहना चाहता हो तो यहाँ पे रिकमेंड कर दें। तो मैं बोला कि सर, आपका रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, मेरे फ्रेंड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर डॉक्टर साहब की अगले दिन कॉल आई और बोले, हम रूम रेंट कम करने के लिए तैयार हैं, आप प्लीज़ किसी न किसी को यहाँ पर भेज दीजिए। क्योंकि उनके यूजलेस खर्चों ने उनकी परेशानियाँ बढ़ा दी थी, जिस वजह से उनको अपना रूम कम रेंट में किराए पर देना पड़ा। फिर 1 साल बाद मैं उस कॉलोनी में दोबारा गया तो देखा कि डॉक्टर साहब अपनी लग्जरी कार को छोड़कर स्कूटर पर आते जाते हैं, और जो कॉलोनी का सबसे छोटा घर था वो 1 साल बाद कॉलोनी का 3 मंजिला सबसे बड़ा और खूबसूरत महल जैसा बना हुआ था। तब मुझे पता चला कि वो कंजूस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने शुरू में कंजूसी करके अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाया और अपनी इनकम के कई स्रोत बनाए, और डॉक्टर साहब अपना सारा का सारा पैसा अपनी लग्जरी लाइफ जीने में उड़ाते गए, इसलिए वो फिर से गरीब हो गए। दोस्तों, पुअर मेंटालिटी वाले लोग यही गलतियां करते हैं। उनकी सैलरी 15,000 होगी और आईफोन उनके पास 50,000 वाला। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं बड़ी गाड़ी लोन पर ले लेंगे, महंगी घड़ी, महंगे शूज, जींस आदि पे पैसा वेस्ट करते रहेंगे। मगर रिच मेंटालिटी वाले लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट उनको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, तभी उसके लिए पे करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, रिच मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ की एक्चुअल स्टोरी के बारे में जानते होंगे। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट को बहुत सारा उधार चुकाना था। ये दोनों चाहते थे कि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा इनके लोन की इंस्टॉलमेंट्स थी जो इनको हर महीने चुकानी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे, जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोगों की तरफ से कितना ही प्रेशर क्यों ना हो। उस प्रेशर को वो दोनों एज ए मोटिवेशनल यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले उधार चुकाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो वे कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बाद में इन्होंने अपने सेव किए हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट की और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया और फाइनली वो मिलीनियर बन गए। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं कि हम हमारी सारी सैलरी अपने लोन चुकाने में उड़ा देते हैं। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि पहले अपनी सैलरी का 20 to 30% सेव करो, उसके बाद बाकी के सारे खर्चे करो। दोस्तों, ये सेविंग तो आपको अमीर नहीं बनाएगी, इसलिए अच्छी सेविंग करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, ताकि आपका पैसा आपको और ज़्यादा पैसा कमा के दे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर स्किल्स।
दोस्तों मिडिल क्लास के लोग जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं कि वो अब सक्सेसफुल हैं और वो रेस्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए वो घर आने के बाद टीवी देखने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक लिमिटेड सैलरी में ही बंध के रह जाते हैं। वहीं पे अगर रिच मेंटालिटी वाले लोगों की बात की जाए तो वो अपनी स्किल्स को पूरी ज़िंदगी इम्प्रूव करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखना उनका पैशन है। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल लें तो वो अब माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो एक बिलियनियर हैं, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक्स पढ़ते रहते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट अपनी वेबसाइट getnotes.com पर अपलोड करते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया के टॉप 5 अमीरों की गिनती में आते हैं, वो कभी भी अपना टाइम टीवी देखने में वेस्ट नहीं करते, वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि वे और ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट की ऐड कभी भी टीवी पर नहीं आती? फरारी कंपनी कभी भी अपना ऐड टीवी पर नहीं करती। हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट की कोई भी कंपनी आपको टीवी पर आकर ये नहीं बोलती कि आप उनकी कंपनी का हेलीकॉप्टर खरीदें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो टीवी देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ये कंपनियां जानती हैं कि जो लोग इतनी महंगी चीज़ों को एक्चुअल में खरीद सकते हैं वो अपना टाइम टीवी देखने में कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी अपना टाइम टीवी देखकर वेस्ट ना करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने गोल को अचीव करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।